नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ऑपरेशन कमल कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा की गले की फांस बन चुका है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑपरेशन कमल से जुड़े मामले में सीएम बीएस येदियुरप्पा और आपको बताते चले उनके पूर्व मीडिया प्रभारी के खिलाफ ये कह दिया है कि जांच होनी चाहिए। अब इस आदेश के बाद क्या कुछ कह रही है कर्नाटक की सियासत, आज की चर्चा उसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को ऑपरेशन कमल मामले में राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की भूमिका की जांच के लिए मंजूरी दे दी। बीजेपी नेता पर प्रदेश की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप है। दरअसल सीएम बीएस येदियुरप्पा के एक लीक 2019 ऑडियो टेप में सामने आया था, जिसमें उन्हें जेडीएस विधायकों को पैसे और पद देने की कोशिश करते हुए सुना गया था। येदियुरप्पा एक विधायक के बेटे को इस बात के लिए मना रहे थे कि वे अपने पिता से इस्तीफा दिलवाए और फिर पार्टी बदल दे। 8 फरवरी 2019 को तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के बीजेपी प्रमुख बीएस येदियुरप्पा और शरण गौड़ा के बीच एक कथित बातचीत के ऑडियो टेप को जारी किया था। फोन कॉल में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर जेडीएस के विधायकों को पैसे और कैबिनेट सीट देने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर शरण गौड़ा को 25 करोड़ रुपए और अपने पिता के लिए एक मंत्री पद की पेशकश की थी। येदियुरप्पा को कथित रूप से ये कहते हुए भी सुना गया कि गठबंधन सरकार के 12 से 13 विधायक कर्नाटक में बीजेपी सरकार को अस्थिर करने में मदद करने के लिए तैयार थे। ऑपरेशन लोटस सुनने में शायद ऐसा लगे कि ये सेना या किसी सुरक्षा एजेंसी का कोई मिशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी की कवायद के लिए गढ़ा हुआ शब्द है, जिसके तहत पार्टी राज्यों में अपनी सरकार के समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। इस कथित ऑपरेशन के तहत पार्टी या तो दूसरी पार्टियों के विधायकों को कथित रूप से खरीदती है या उन्हें प्रभावित करती है। लेकिन ये सब होता क्यों और कैसे है? कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी के नेता पहले दूसरी पार्टियों के विधायकों से संपर्क करते हैं और फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए प्रभावित करते हैं। इन विधायकों से इस्तीफा देने से बीजेपी को क्या फायदा होता है? इस्तीफे से विधानसभा की संख्या घट जाती है और इसका फायदा धीरे धीरे किसी खास पार्टी को होता है। ये भी याद रखने लायक है कि ऑपरेशन लोटस 3 के तहत अब तक जो खबरें हैं, उनके मुताबिक इस्तीफा देने वालों को बाद में बीजेपी का साथ मिलेगा और वो जरूरत होने पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये पैंतरे जायज है? कांग्रेस सहित कुछ और पार्टियां दल बदल के इल्जाम लगाकर इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर चुकी है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो उत्तराखंड के बाद कर्नाटक की सरकार में भी अब भूचाल आ चुका है। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी के लिए अब क्या टेंशन बन चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल है जो आज आर्या न्यूज पूछ रहा है। क्या बीजेपी विधायक सीएम येदियुरप्पा से खुश नहीं है? क्योंकि लगातार बीजेपी विधायक भी ये कह रहे हैं कि उनके कार्य में टांग अड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। क्या कर्नाटक में भी अब उत्तराखंड की तरह सरकार जो है वो चक्रव्यूह में फंस चुकी है? सबसे बड़ा सवाल है जो ये आर्या न्यूज के सवाल है आज हम पूछ रहे हैं। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मनोज पंडित बीजेपी के प्रवक्ता है, रत्नेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता है, मनोज तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कादियान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो है कर्नाटक के ऊपर। दर्शक भी समझ सके कि आखिर ये ऑपरेशन लोटस है क्या, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की भी सरकार गिरी थी। आप समझाइए दर्शकों को, उसके बाद करते हैं बाकी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत। नमस्कार। देखिए, ऑपरेशन कमल एक प्रयास है उन स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने का जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ लोकतांत्रिक सरकार नहीं बना पाती। और मैं इसकी शुरुआत अगर करूं तो 2008 की बात मुझे याद आती है, जब कर्नाटक में पहली बार बीजेपी की सरकार 108 सीटें लेके आई थी और वो पूर्ण बहुमत से 3 कदम दूर थी, 3 सीटें दूर थी। तो उन्होंने उस समय 6 निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद 1 साल से 1.5 साल के दौरान उन्होंने जोड़ तोड़ की जो राजनीति स्टार्ट की
वो उनकी जो एमएलए की संख्या है वो 124 तक पहुंच गई थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली वो जो है सरकार 5 साल तक लगातार चली। तो वहां से इस प्रयोग को जो है ना हम देख सकते हैं। उसके बाद इसका बहुत बड़ा उदाहरण मिला कोरोना काल में, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराई गई। माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है ऑफर दिया गया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, वहां से इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जो सदस्य थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, और उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें कांग्रेस की सरकार गिर गई। जो उद्देश्य था बीजेपी का, जब पूरे देश के अंदर लोकतंत्र, हमारा देश कोरोना काल में कोरोना से लड़ रहा था, और तो कुल मिला के ये देखा जाए वहां पर वो है कि जोड़ तोड़ की रणनीति के तहत राज्यों में सरकार बनाई जाए। ऑपरेशन लोटस ये है। मनोज तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कर्नाटक की सियासत में भूचाल क्या आया? आपने तो इस्तीफा मांग लिया मुख्यमंत्री साहब का। देखिए, दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अगर सत्तासीन दल अपना नग्न चेहरा का प्रदर्शन करे तो निश्चित रूप से विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए हम ये चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र मजबूत रहे। और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस नग्न सरकार को निश्चित रूप से वापस जाना चाहिए। देखिए, ये प्रक्रिया जो है, अभी मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक की बात आपके चैनल पर सुन रहा था, तो उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। ये प्रक्रिया 2008 की शुरुआत थी, और 2008 में चयनित सरकार जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, उस सरकार को गिराने के लिए एक नग्नता का प्रदर्शन किया गया है। मैं नग्नता का प्रदर्शन इसलिए कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है। एक लोकतांत्रिक सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश निश्चित रूप से लोकतंत्र का चीरहरण है, और इसका प्रयास 2008 में किया गया था। और 2008 के बाद से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में एक नए शब्द का गढ़ा गया, और ये नाम से जाना गया लोटस कमल के रूप में। तो निश्चित रूप से आज जो परिस्थितियां हैं, चूंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिमायती हैं और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती चाहते हैं, इसलिए भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और जनता का सम्मान रखते हुए इस सरकार को वापस जाना चाहिए। येदियुरप्पा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए ठीक है। मनोज पंडित भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, चक्रव्यूह में घिर चुके हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो ठीक है भाई, तो प्रक्रिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी तो ये काम किया। चुनाव के बाद ये उठ के कुमार स्वामी की गोद में बैठ गए जाके, ठीक है भाई, ठीक है। पर ये पूरा संवैधानिक तरीके से वहां पे बहुमत सिद्ध किया गया और चीजें की गई। अब ठीक है, माननीय कोर्ट का हम लोग स्वागत करते हैं। अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है तो ठीक है, उसमें जो भी निर्णय निकल के आएगा उसका सब स्वागत करेंगे, उसमें क्या बात। तो 2018 में ही बहुमत साबित कर देनी चाहिए थी ना, इतना समय क्यों लग गया? अब जो ये तो कोर्ट में, जब ये लोग कोर्ट में चले गए, जब तक कोर्ट का आदेश आएगा तब। कोर्ट का छोड़िए, आप बताइए। बीजेपी को आप कह रहे हैं कि बहुमत साबित कर लिया था, उसके बाद सरकार बन गई, तो 2018 में ही साबित कर देना चाहिए था। तो हम क्या जबरदस्ती, हम क्या जबरदस्ती कर दें क्या? जब कोई पूछेगा तभी तो करेंगे ना। कांग्रेस यही कह रही है, आप लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, और कर्नाटक में भी यही किया था आप लोगों ने। ऑपरेशन लोटस, उसी की वजह से इसे नाम दिया गया, उसी के मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस क्या कह रही है उसे छोड़ दो। कांग्रेस तो कांग्रेस का क्या है? आप कांग्रेस की स्थिति तो आप देख ही रही हैं कि क्या स्थिति है पूरे देश में। कांग्रेस की स्थिति क्या है आप देखिए कि आप ये देखिए कि अभी क्या कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस वो काम कर रही है, एक उत्तर प्रदेश के माफिया को 2 साल से शरण दे के बैठी कांग्रेस। ये खुद येदियुरप्पा ने भी कहा था, ऑडियो तो आपने सुना ही होगा। खैर, अभी तो जांच जारी है उसकी, लेकिन अगर आप पूरा ठीकरा कांग्रेस पर मरना चाहें तो सिर्फ कांग्रेस ने नहीं कहा था ना मनोज जी। नहीं, मैं ये ठीकरा किसी पे नहीं मरना चाहता। मैं तो ये कहता हूं, जो भी कोई अपना हाईकोर्ट का आदेश आया है, वो आदेश सर्वमान्य है। उस आदेश में जो भी हम लोग जांच होगी, जो भी चीजें होगी, उसको स्वागत करेंगे, उसमें बीजेपी स्वागत करेगी उसमें। ठीक है। प्रदीप जी, उत्तराखंड के बाद क्या कर्नाटक की बारी है? मैम देखिए, मैं मनोज पंडित जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप हाईकोर्ट ने जो जांच का आदेश दिया है बिना तथ्यों के आधार पे दिया है? निश्चित तौर पे बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की होगी, ऑडियो टेप आया होगा, और वो जो है ना हाईकोर्ट में सुना गया होगा, और जस्टिस ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जब ये डिसाइड किया है, तो
जो शक्की सुई है वो तो घूमती है ना, क्योंकि नीयत तो साफ नहीं थी ना बीजेपी की। नीयत तो यही हुआ ना कि भाई जैसे भी करके हमें दोनों सरकार बनानी है। ये हाई कोर्ट का मानना है और यही मेरा भी मानना है। जी जवाब दीजिए मनोज जी। नहीं, उसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि क्या तथ्य पेश किए होंगे, क्या नहीं किए होंगे। अगर कुछ तथ्य पेश किए होंगे तभी हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, अगर कोई तथ्य नहीं पेश किए होंगे तो शायद आदेश ही ना जारी हो किया होता। तो मानते हैं कि पर- जोड़ तोड़ की मेरे राजनीति मित्र, वो होती जांच है। का विषय है सर, वो वो जांच का जांच विषय है, मानते हैं। उसमें आपके वकील सब रहे होंगे पंडित नहीं, जी नहीं, वहां पर। मैं आप देखिए सरकार का पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरा सरकारी तंत्र होता है, पर लेकिन वो जांच का विषय है। अब जांच होने दो, जांच जब जो भी जांच में आएगा सामने, जो भी कोर्ट रिपोर्ट आ गई उसको सब लोग सम्मान सर करेंगे। आप ये भी तो कहते हैं जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ अगर चार्जशीट भी फाइल हो जाए किसी नेता के खिलाफ तो उसको दोषी मान लेते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई जांच शुरू होती है तो आप अपने को जब तक फैसला नहीं आता अपने निर्दोष मानते हैं। किसको ये- दोषी मान, आप बताइए ना। ये हमारे कोर्ट, ये हमारे सर, कानून आप में ये है समझिए। कि जब तक व्यक्ति सजा याफ्ता ना हो जाए, हाँ जी। तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। सर आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कन्हैया लाल के खिलाफ जब चार्जशीट फाइल हो रही थी या उसको जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था, आपके दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता उसको पीट रहे थे पटियाला हाउस कोर्ट में। जब ये सोच कहां चली जाती है आप लोगों की? अभी आप देखिए, कांग्रेस मुख्तार अंसारी सर, को 2 मैं साल जो कहना- से, सर, आप मैं जो कांग्रेस कहना- मुख्तार सर, मैं- अंसारी को 2 साल से पंडित जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं, बैठी पंडित है जी, मैं वहां जो पे। कहना चाह रहा हूं, जेल में आप कर्नाटक क्या कर रहे हैं? कर्नाटक, अरे भैया कर्नाटक मैं में यही रहें। कहना चाह रहा हूं चलो आपको, कर्नाटक में रहे तो कर्नाटक बेहतर में- होगा। कर्नाटक में रत्नेश जो जी हो मैं रहा है- आपको लाना चाहती हूँ, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सुन भी रहे हैं सबको, प्रतिक्रिया क्या है? शुरुआत यहीं से करते हैं देखिए आपसे। पल्लवी जी, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर तो मेरा पहले निवेदन है कि जब सब लोग बोल रहे थे तो मैं मुस्कुरा रहा था बस। तो अब वो मैं देखा जब भी मैंने, बोलूंगा तो इसीलिए मैं आपके मुस्कुराते पास हुए आई। आप लोग भी सुनेगा। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ये दोनों लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। ठीक, कांग्रेस का भी इतिहास खंगाल के देखिए। प्रदीप कादियान जी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, एडवोकेट हैं। ठीक है, इनकी जब सरकारें होती थी केंद्र में पूर्ण बहुमत की, तो इन्होंने क्या तांडव किया है और राज्य सरकारों को कितना परेशान किया है, और राज्य सरकारों के ऊपर राष्ट्रपति शासन थोप दिया जाता था। ठीक, लगाया नहीं जाता था, थोप दिया जाता था। अगर आपने केंद्र के विरुद्ध बोला तो राष्ट्रपति शासन लगा के आपकी सरकार बर्खास्त। सबसे ज्यादा बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कांग्रेस की सबसे सशक्त नेता इंदिरा गांधी ने किया है। उसके बाद अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा प्रयोग जब फिर एक बार राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कहता है। इतिहास से कांग्रेस पार्टी मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन वो क्या है, जिस सत्ता के दम्भ में कांग्रेस पार्टी चूर थी, उसी सत्ता के दम्भ में भारतीय जनता पार्टी भी चूर है। भारतीय जनता पार्टी का बस केवल एक लक्ष्य है, एन केन प्रकारेण आपको सरकार बनानी है। आप अगर वहां नहीं कैपेबल हैं, अगर आप विधायकों को तोड़कर, आप ऑपरेशन कमल जैसे क्या कहते हैं कार्यक्रम लगाकर अगर आप सरकार नहीं बना सकते, तो फिर इनका फंडा क्या है कि भैया हम तो केंद्र में हैं, हम संसद में एक बिल लेके आएंगे और नया कानून बना देंगे और कानून बनाकर थोप देंगे। दिल्ली में ये क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। ये जिस हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं मनोज पंडित जी की, हाई कोर्ट में मामला था। अरे भैया, उस समय ये आपकी बुद्धि कहां मर गई थी? अमित शाह जी के बुद्धि में क्या कहते हैं कीड़े घुस गए थे मस्तिष्क में, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली सरकार और एलजी के पावर्स को लेकर एक वर्डिक्ट दिया था। आपने उस वर्डिक्ट के खिलाफ जाकर एक अलोकतांत्रिक बिल पास कर दिया। आपने एक चुनी हुई सरकार के सारे अधिकारों को समाप्त करके एलजी को सौंप दिया। क्या जरूरत है दिल्ली में फिर चुनाव करवा लेने की? और ये क्यों दिल्ली में तो देखिए, दिल्ली में लोकतांत्रिक, तो आप कहना चाहते हैं कहीं ऑपरेशन लोटस दिल्ली में भी तो इस्तेमाल नहीं, किया जा ऑपरेशन रहा है? लोटस फिर ये हो नहीं सकता चलेगा। है। 3 विधायक लेके क्या करेंगे? इनकी क्या औकात है दिल्ली में? दिल्ली की जनता ने इनको सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है, जो लोग बताते हैं। दूसरा, इनके नेता पुडुचेरी में कुछ महीने पहले सरकार गिर गई, अरे याद है ना? मैं वही तो कर, वहां पे जो शासन में पार्टी थी, जनता ने उसको इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंडेट है, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी स्टेट में, किसी यूटी में, विधानसभा में पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी के पास है। ठीक है, तो इनकी औकात नहीं है, क्योंकि वहां जनता ने इनको तो शून्य पे रख दिया। 3 विधायक लेके क्या करोगे भाई? चिल्लाते रहो। ठीक है, मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। औकात नहीं तो रो क्यों रहे हैं? फिर चुप बैठे आराम से, पर रोने की जरूरत क्या है मनोज पंडित भाई? अगर किसी की औकात नहीं है तो क्यों रो रहे हैं आप? अरे भाई, आप काम लोकतांत्रिक कीजिए ना। तरीके से मत लाइए ना बिल। किसने मना किया है? नहीं, आप लोकतांत्रिक तरीके से मत लाइए बिल- ना बिल। बिल पार्लियामेंट अरे में आता आप है। में दम है तो चुनाव जीत कर सरकार बनाइए। बिल पार्लियामेंट में आता है, हमारे घर में नहीं आता बिल। सरकार बनाइए।
आपने औकात है तो चुनाव जीत कर सरकार बिल बनाइए। पार्लियामेंट में क्या आता बात है, है? अरे हमारे घर पार्ल- में नहीं आता बिल। अरे बिल्कुल, ठीक है? ये कहता है बिल किसके पार्लियामेंट- कीड़े पड़े, अरे किसके सुन नहीं लीजिए, पड़े, सुन ये लीजिए, तरीका नहीं सुन है। लीजिए, सुनिए, ये- इसका जवाब दे दूं मनोज पंडित जी को। पंडित जी सुन लीजिए, हमारा संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या कहता है एक्सप्लेनेशन में कहा है कि केवल संसद द्वारा पारित किया गया बिल इसलिए संवैधानिक नहीं हो जाता क्योंकि वो संसद के द्वारा पारित किया गया। सुन लीजिए पल्लवी जी, ठीक है। कौन पास सुनिए करेगा? सुनिए, कौन पास सुन लो करेगा? यार, बिल एक- पास एक- कौन एक- करेगा? एक- बिल एक- पास एक- कौन एक- करेगा? मिश्रा जी बताइए बात। बिल मुझे कौन पंडित जी पास पहले करेगा? सुन लो, पार्लियामेंट पास करेगा या पंडित कौन जी- पास करेगी? अरे पंडित जी पहले सुन लो। ठीक, एक मिनट बात पूरी सुन लो करिएगा। पंडित उससे जी। पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात मिश्रा जी complete एक मिनट सुन लीजिए। मेरी मिश्रा बात जी complete हो जाने आप दीजिए। इतना जोश में आ रहे हैं, आप पता है पंडित जी के यही फ्रेम में प्रॉब्लम जा है, आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम यही है। जैसे आप कह रहे हैं कि संजय सिंह के खिलाफ बीजेपी उत्तर दूसरे प्रदेश राज्यों में जा रही है, अरे आप सुन तो आराम लीजिए, से, प्रदेश हाँ, जानता है इस बात को। आराम बात complete से। कर लूं। अब बात पूरी करिए बात मिश्रा जी। complete कर लूं। आराम से। काद्यान जी एडवोकेट हैं, वो जानते होते हैं कि हाँ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दो चीजें होती हैं। ठीक है, कोई भी कानून केवल इसलिए संवैधानिक नहीं हो जाता क्योंकि उसे संसद ने पारित कर दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून केवल संसद के द्वारा पारित किया जा रहा है इसलिए मान्य नहीं होना चाहिए। क्या वह कानून संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत पारित किया गया? क्या उस प्रक्रिया, क्या वो अच्छा, प्रक्रिया क्या अरे सुन तो संवैधानिक लो, फिर प्रक्रिया मैं सुनना है? शुरू बताइए। आप कानून मत पढ़ाइए यहाँ, आप कानून पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे बताइए कानून पास ये करने बोलने फिर की मैं प्रक्रिया बोलूंगा। क्या है? आप मुझे बता दीजिए कि ये प्रक्रिया है कानून पढ़ाने की। कानून हमेशा संसद में ही बनता है भैया ठीक है। मैं इस चीज का और वो बता जब दूं, बनने पंडित के जी, बाद पंडित जी मैं हमारे बता दूं, हमारे साथ ज्यादा एडवोकेट भी चीजें बैठे बताइए। हुए हैं, मुझे मैं लगता है बताता हूं राजनीतिक आपको। विश्लेषक मैं होने के जवाब साथ दे साथ देता हूं। प्रदीप जी एडवोकेट भी है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। आप समझिए पंडित जी, आप सही कह रहे हैं कि कानून बनाने की जो ताकत होती है वो पार्लियामेंट की होती है और दोनों सदनों में वो पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति जी की मोहर लगती है, उसके बाद वो लागू होता है। यहां तक मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन उसके बाद आप समझिए क्या वो कानून हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना और उसकी मूल रूपरेखा के अनुरूप है या नहीं, ये देखने का अधिकार हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि जो बिल पास हुआ है ये समीक्षा का विषय है। संवैधानिक पीठ के पास ये मामला जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये जो एक्ट पास हुआ है वो संविधान के अनुरूप है, ठीक उसकी है। सीमाओं के अनुरूप है या नहीं है। ठीक कौन तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये बीजेपी तय नहीं करेगी। करेगा ना? Yes, yes, ये आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी ना? आम आदमी पार्टी तय करेगी तो ना, जाने दो बीजेपी सुप्रीम करेगी कोर्ट ना। में। अगर सरकार ने लेकिन- गलत कानून बना दिया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। किसने मना किया है? पंडित जी, किसने रोका आपको? बताइए। पंडित जी कर्नाटक पर है मुद्दा, आज कर्नाटक का दिल्ली का है। नहीं है, कर्नाटक का मुद्दा। हाँ, तो वही तो इसीलिए। मेरे मित्र आम आदमी पार्टी वाले उसे दिल्ली ले कर्नाटक गए पे ना। है, नहीं। मैडम मैं तो अपनी बात ही नहीं कंप्लीट कर पाया। हाँ, क्योंकि चलिए ठीक है, बात कंप्लीट करिए, उसके बाद देखिए, जाते हैं। मैंने- मनोज तिवारी जी शांति के साथ बैठे मैंने हुए हैं ये आराम कहा से। था ना, मैंने कहा जाना था है। कि जब लोग बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मेरी आदत है मैं किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करता। ठीक, मैं सुनूंगा आपकी पूरी बात को। और एक जो हमारे यहाँ जो संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक जो तरीका है बातों को रखने का, मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं तो लोकतंत्र मेरे जहन में उतर चुका है। इनके लिए लोकतंत्र या अन्य पार्टियों के लिए लोकतंत्र एक शासन प्रणाली होगा, रत्नेश मिश्रा के लिए व्यक्तिगत तौर पे लोकतंत्र एक जीवन प्रक्रिया ठीक है, ठीक है। मैं आपको चीज दूसरा मैंने जो कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एलजी और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर मतलब एक साफ गोई से एक निर्णय दे दिया था, फिर तो केंद्र सरकार को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। ठीक, क्यों? दूसरी बात, हम सब जानते हैं, भाई साहब को बता दूं कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव पार्लियामेंट बट दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड। आर्या है, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्या है, ठीक, हाँ, हिंदी न्यूज सर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यह वर्डिक्ट दिया था। वकील साहब जानते होंगे बहुत अच्छी तरह। उसमें उन्होंने कहा था कि संविधान संशोधन करने की शक्ति है किसके पास? संसद के पास। लेकिन संसद की यह शक्ति क्या कहते हैं असीमित नहीं है। आप ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकते जिससे संविधान की मूलभूत संरचना को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। और आर्टिकल 229 ए वो मूलभूत संरचना के तहत ही दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी पावर्स दी गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को
भारतीय संविधान के 239A को दिल्ली के रेफरेंस में पढ़ने की। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके जो फाउंडर लीडर थे, इनके फाउंडर लीडर, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी। और आडवाणी जी उस समय की वाजपेयी जी उस समय की राजनीति में इतने प्रभावशाली थे कि अगर वो छल पूर्वक सरकार बनाने की कोशिश करते तो उनके लिए एक सांसद खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल्यों की राजनीति अटल जी के टाइम तक थी, उस भारतीय जनता पार्टी को इन दो नेताओं ने चाटुकारों की पार्टी बनाकर रख दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अनैतिकता की वो सारी हदें पार करती जा रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं मनोज पंडित। आप डिसाइड करेंगे कि चाटुकार बना दिया। आप बताइए भाई, ठीक है हमारे पास ताकत है कानून बनाने की, हम कानून बना सकते हैं। हम जब कानून बना सकते हैं तो आप ठीक है जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए, किसने रोका आपको? तो रोका क्या हमने? पर लेकिन आप इन शब्दों का प्रयोग करें कि भाई उनके दिमाग में कीड़े पड़े हैं या उनके सिर में कीड़े पड़े हैं, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई चीजें नहीं है। ये जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो शब्द नहीं है जिनका हम ऐसे मंच पे इस्तेमाल करें। उससे ये पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस मानसिकता के लोग हैं। चयन में भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखूंगा। आपके नेताओं के शब्द कैसे हैं? 20 बच्चे पैदा करने चाहिए, आपके सीएम का बयान आता है। किसको क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए आपका सीएम बताता है। पहले जाके तीरथ सिंह रावत को बताइए शब्दों का चयन करना। ठीक है। मनोज पंडित जी, पहले दूसरे विधायकों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया और उसके बाद सरकार बनाई, लेकिन क्या लगता है कि अपनी पार्टी के खेमे के जो नेता हैं वो भी कहीं बागी तो नहीं हो रहे हैं? पता है या नहीं पता मनोज पंडित जी? क्या पूछ रहे हैं आप? दूसरे जो विधायक थे उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार तो बना ली, लेकिन अपने विधायक कहीं बागी तो नहीं हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे बाकी? क्या पक्का नहीं, कोई मतलब जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं बीजेपी के नेता केएस ईश्वरप्पा ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री साहब पर, बेहद गंभीर है। वही आरोप जो उत्तराखंड में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री साहब पर। मुझे लग रहा है आपको पता ही नहीं है इसके बारे में। अभी रिसेंटली उत्तराखंड का नेतृत्व तो चेंज कर दिया गया, बदलाव आ गया वहां पे, नए वही आरोप लगा था ना वहां पर? नहीं तो आरोप लगा था। क्या लगाया आरोप उन्होंने? मनोज आरोप भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सारे आरोप लगे, उन सब चीजों को बदल दिया गया। अब नए मुख्यमंत्री बना दिया। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बीजेपी ने ये मानते हुए कि हाँ ये आरोप कहीं ना कहीं सत्य है इसलिए बदल दिया। एक मिनट, बिल्कुल नहीं, मैं उसी वजह से मेरा यह सवाल है, उत्तराखंड में जो सियासत में भूचाल आया था, क्या वो दोबारा से कर्नाटक में वैसी ही तस्वीरें बन रही हैं? क्योंकि वहां के विधायकों ने भी आरोप लगाया था। मुझे लग रहा है आपको आरोप ही नहीं पता क्या लगाया था। आरोप ये लगाया था कि मुख्यमंत्री साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं वो, ये आरोप लगाया था विधायकों ने। और यही आरोप लगाया ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री साहब पर। अब देखो ये तो ठीक है, आरोप लगाया, आरोप तो लोग लगाते ही हैं, आरोप में तो कोई ऐसी बात है नहीं। अब रही बात जांच की और रही बात बहुमत की, ठीक है। सवाल मेरा ये है, दूसरे विधायकों को शामिल किया, अपने विधायक अब नाराज हो रहे हैं, सत्ता ना गंवानी पड़ जाए साहेब। नहीं ऐसा नहीं लगता, सत्ता कहीं जाने वाली नहीं है। और मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा उत्तराखंड की तरह। अगर कुछ लोग नाराज भी है तो उनको मना लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा उत्तराखंड की तरह। अब मैं ये नहीं कह सकता ये क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, वो भविष्य गर्भ में है। अभी जो है वो स्थिति ये तो आप ये मानते हैं कि विधायक नाराज हैं मुख्यमंत्री साहब से? मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि शायद नाराज है। नहीं, मेरे मुंह से नहीं सुन रहे, उनका बयान आया, सुन लीजिएगा। ऐसा कोई बयान आपको तो पता ही नहीं था। प्रदीप जी मैं आपको लाना चाहती हूँ, नहीं प्रदीप जी मैं आपको लाना चाहती हूँ, उत्तराखंड की जो राजनीति थी अब वही सेम जो पॉलिटिक्स है वो कर्नाटक में देखने को मिल रही है। वहां के भी विधायक नाराज हो रहे थे, यहाँ के भी विधायक नाराज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब पर गाज न गिर जाए। देखिए निश्चित तौर पे अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो चुने हुए एमएलए हैं अगर वो अपने सीएम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाते हैं या आरोप लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी जी। और सच्चाई है तभी तो इन्होंने जो ना उत्तराखंड में अपने सीएम साहब को बदला। और जो है 4 साल के बाद, अदरवाइज 1 साल के बाद तो वैसे भी चुनाव होने वाले थे। क्या कारण रहा कि उनको जो ना मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया? और अगर वही सही, देखिए एक चीज समझिए आप, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक एमएलए हो या वर्कर हो, अगर वो सालों साल से मेहनत करता आ रहा है और बाहर से कोई आदमी ऊपर से पैराशूट से आए और उसको जो ना आप तवज्जो दें, तो जो पुराना जो वर्कर है या एमएलए भाई उसको दर्द तो होगा ना। तो वही दर्द वहां पर कर्नाटक में हो रहा है उनको कि जो दूसरी पार्टी से एमएलए आ रहे हैं उनको हो सकता है वो कैबिनेट रैंक दे दें या दूसरा पद दे दें या उनको अहमियत ज्यादा दे दें। तो जो पुराने जो एमएलए हैं बीजेपी के उनमें तो खलबली मचेगी ना जी। तो ये डर है उनको सता रहा, और ये डर शायद सत्य भी है और हो सकता है इसका खामियाजा बीजेपी को अपनी सरकार गवा के जो ना भुगतना पड़े। और इसमें मनोज तिवारी जी बहुत खुश हो जाएंगे। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। जी आपका प्रश्न क्या है?
प्रदीप जी ने कहा कि हो सकता है सत्ता गंवानी पड़ जा सकती है। उन्होंने विश्लेषण किया है जिस तरीके से अभी कर्नाटक की राजनीति चल रही है। अब सत्ता गंवानी अगर पड़ गई तो आपको तो फिर लड्डू बनाने पड़ जाएंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है, कर्नाटक या दक्षिण भारत की जो राजनीति है, वहाँ साक्षरता और अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों का बारंबार जो है जनता ने बेहतर प्रयोग किया है। 1952 से इतिहास है ये। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में येदियुरप्पा उस सरकार के मुखिया हैं, सत्तासीन सरकार की, जिनका शुरुआती जीवन ही निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से ओतप्रोत रहा है। और येदियुरप्पा पर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगे और वो अगुवाई कर रहे सरकार की। और उनका शुरू से अगर आप राजनीतिक विश्लेषण करें, राजनीतिक इतिहास भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में देखें तो इनकी शुरुआती भ्रष्टाचार से हुई है। 2008 से लेकर के 2021 तक 13 वर्षों का जो इतिहास रहा है, वो इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को भी समझने की आवश्यकता है। तकरीबन 34 पॉइंट कुछ प्रतिशत इनका वोट प्रतिशत है। हमारे भाई कह रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति क्या है। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि आज की भी परिस्थिति में कांग्रेस के पास 38.14% मत है। वहां की जनता ने सबसे ज्यादा बहुमत कांग्रेस को दिया है और 1,39,00,000 मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। अब परिस्थिति है कि लोकतंत्र का चीरहरण करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, उसका वहां की जनता और वहां के लोगों ने इस बात का मन बना लिया। अगर आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सत्ता शिफ्ट होती है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर यहाँ अभी चुनाव हुआ तो इस परिस्थिति में येदियुरप्पा सरकार 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, ये इस बात की गारंटी है। इसका सर्वे भी आया है और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे भी इस खेल में ये लोग माहिर लोग हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन जिस तरीके से सरकार ने किया है, मनोज तिवारी जी, अगर मैं आपकी बात को सही मानूं, अगर मैं मानूं कि आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होगी, तो सवाल यहां पर भी उठते हैं कि कांग्रेस को भी तो आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए पल्लवी जी, कैसे राज्यों से उनके ही विधायक बागी हो जाते हैं, कैसे हो जाता है आखिर? एक बात सुनिए, मैं आपने मेरे से प्रश्न किया है। हाँ। देखिए, येदियुरप्पा के साथ रारकी होली का भी नाम आपने सुना होगा। हाँ। जिनका बारंबार कर्नाटक के प्रकरण में नाम आया है, उनका सीडी प्रकरण भी बहुत मजबूती के साथ चला है। तो ये सारे लोगों का समूह है भाजपा। और इस भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र पूरे देश के लोग जानते हैं कि सत्ता के लिए किसी हद तक जाना इनकी राजनीतिक प्रवृत्ति है। हाँ। और इस प्रवृत्ति के पोषक लोग हैं। हाँ। तो अभी जैसे आप मैंने बताया 1952 से अगर इतिहास देख लीजिए तो आपके प्रवक्ता महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस धारा 356 का बारंबार आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। अगर लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास का अवमूल्यन करें तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक हितों की रक्षा कांग्रेस के शासनकाल में जितना हुआ है उतना आज तक के राजनीतिक इतिहास में 13 वर्ष का शासन रहा इनका। इस 13 वर्षों में 130 बार 3 लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवमूल्यन किया है। ये है भाजपा। और भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है कि यही कारण रहा है कि 57 वर्षों तक इस देश की जनता ने कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया है। चलिए ठीक सही है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मिश्रा जी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं, उनके पास में जाऊंगी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है, अपने विधायक लगातार बागी हो जाते हैं, राज्यों से आपकी सरकारें चली जाती हैं, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पुडुचेरी हो, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं है। जवाब दीजिए तिवारी जी। हाँ, जवाब दीजिए। मैं बोल तो रहा हूँ पल्लवी जी, मैंने कहा है कि 1952 के बाद से अगर राजनीतिक 1952 को छोड़ दीजिए, अभी आप यहाँ आइए। 1952 की तो बात ही छोड़िए, अभी राज्यों से सरकारें जा रही हैं आपकी, शून्य पर आपका आंकड़ा सिमटता जा रहा है और आप 1952 में चले गए हैं। वापस आ जाइए। राज्यों से सरकारें जा रही हैं। अब मेरा सवाल ये है, मैं सवाल लूंगी ना जाकर के, मैं सवाल लूंगी जाकर। मिश्रा जी अपने सवाल का जवाब देना चाहते हैं, मैं जाऊंगी अभी पंडित जी के पास। आप सवाल का जवाब दीजिए। किया है कांग्रेस से प्रश्न किया, जरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, तो कांग्रेस से किया है, याद है मुझे। सुनिए,
हाँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जी इसी वर्ष की बात मैं कर रहा हूं कि जिन लोगों ने एक ख्वाब देखा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अभी महज तकरीबन भारत के समस्त हिंदी भाषी प्रदेशों में इनकी स्थिति क्या रही है। अरे अभी हम 6 वर्ष से सत्ता में नहीं है, 57 वर्ष तक इस देश में सत्ता में रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, इसका कोई बात, इसमें कोई हमारी सोच इस पर आधारित नहीं है। हम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सवाल मेरा यही है ना, और हम कहीं भी इतनी पुरानी पार्टी आखिर वजह क्या है कि अपने विधायकों को नहीं संभाल पाती है और राज्यों से सरकार चली। प्रभु सवाल सुन लीजिए, क्या वजह है राज्यों से सरकारें चली जाती हैं? आप ही ने कहा ना, रहे हैं सत्ता में, हर राज्य में आपकी सरकारें थी, क्या वजह है कि अब नहीं है? क्या वजह है? वही तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन कर रही है। मैं तो सुन रही हूँ, वजह बताइए जल्दी से। कन्याकुमारी तक सुन तो लीजिए, महज 6 वर्षों से पल्लवी जी हम सत्ता में नहीं है। हाँ। तो लोकतंत्र है, सत्ता में हमारी कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से जनता ने हमको पसंद नहीं किया। आप जवाब दे नहीं रहे, जीरो पर कहीं नहीं है। आप जवाब दें, मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। मिश्रा जी, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सत्तासीन सरकार शून्य पर है और कोई ऐसा राज्य नहीं है मनोज जी, कांग्रेस शून्य की स्थिति में है। आत्ममंथन करने की जरूरत है, यहाँ पर कांग्रेस को जरूरत है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। पर किसी भी सबसे, मैं आपकी बात से सहमत होकर कह रही हूँ, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, राज्यों से जा रहे हैं आप लोग, शून्य पर जहां है वहां पर आपका आंकड़ा सिमटता जा रहा है। अवलोकन कर रहे हैं आप उस पर गंभीरता से विचार सपने सुहाने बहुत अच्छे होते हैं, पुराना है, भूतकाल का वापस आ जाइए, राजनीति में सत्ता, भूतकाल से वापस आ जाइए। पता है क्या हो रही है कांग्रेस की स्थिति? ठीक है, मिश्रा जी जवाब दीजिए, आप जवाब देना चाहते हैं। तो हो जाए। निश्चित रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का शासन होगा, इस बात की सरकारें चली। अरे नहीं, इंदिरा पॉइंट तक आपकी सरकार है, हिंद महासागर में भी चले जाइए। जवाब दीजिए मिश्रा जी। देखिए, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए इन्होंने 356 का 52 बार प्रयोग करवाया। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, एक लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कैसे करके लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये यही जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी जानती होगी। मुझे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। क्लासिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं और इनसे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो एक बहुत बड़ा ये तो वॉक ओवर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भैया जब आप 52 बार, ठीक है, जब आप 52 बार लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए 356 का प्रयोग कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 10 बार तो कर ही सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 10 बार कर ही सकती है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना, इन दोनों पार्टियों के बीच टाई अप है, इन दोनों पार्टियों के बीच टाई अप है। हमारे बीच टाई अप है, ये रेफरी का काम कर रहे हैं, ये तो इनका ये काम कर रहे हैं रेफरी का, ठीक है, ये काम कर रहे हैं रनों की, किसने कितने रन बनाए, किसने नहीं बनाए। टाई अप है और ये दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए ऐसा है। अरे मनोज जी आपको सुन रहे थे, देखिए मनोज जी आपको समय मिला था ना, आपको सुन रहे थे, वो आपको सुन रहे थे। बड़े भाई सुन लीजिए, आप लोग करते हैं, अरे तिवारी जी, बाद से कोई राजनीतिक संगठन नहीं खड़ा होता। अरे तिवारी जी सुन तो लीजिए, तो आप ये मत समझिए दिल्ली जैसे राज्य में, और अगर आज दिल्ली है तो उसका बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का है। अरे भैया, तो सत्ता में आते तो योगदान किसका होगा? ये हम सुन लीजिए, पहले बात तो सरकार में आते ने तो जनता को अपने काम करने के लिए चुना था। किसी भी गलत बिंदु पर, अरे यार जनता ने दिल्ली जैसे प्रदेश में मैंने बोला है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सत्ता आते रहती है, जाते रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, हम अपने राजनीतिक मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते। तो उत्तराखंड से कांग्रेस ने बहुत ज्यादा, बिल्कुल, अरे सुनिए तो, बहुत बार अपना नुकसान किया है और इसका मूल कारण है कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। अरे तिवारी जी सुन लो, मत दीजिए। ठीक है तिवारी जी, बात को सुना नहीं। ठीक है मनोज तिवारी जी सुन लीजिए, सच बोल रहे हैं, सुनने वाले नहीं है तिवारी जी। शांति के साथ सुन लो। अब तिवारी जी आप इतिहास बोलिए, भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ लो आजादी के बाद का। कब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जब आपके नेहरू जी करिश्माई नेता हुआ करते थे तो वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। आज आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आप जिस नेहरू की विरासत का गाना गाते हैं ना, उन्हीं नेहरू के विचारों का गला घोट दिया आपने, ठीक है। जिन नेहरू के समाजवादी मूल्यों के नाम पे आप यहाँ डांस करते हैं ना,
उन्हीं का गला घोट दिया आपने। आप एक चीज बताइए, नेहरू के समय पे जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता था आज कांग्रेस पार्टी करती है? नहीं, आप बता दीजिए 1988 के बाद कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? बताइए मुझे एक भी नाम। अरे सारे संगठन में सुनिए, आप सुन लो यार, मुझे लगता है आपका संगठन मिटने का यही कारण है। राजनीतिक आपके इतिहास को अपने संगठन के मुताबिक मिटने का यही विश्लेषित कारण करने है। का काम मत आप कीजिए। अभी संगठन मैं मिटाए, आपको आपकी बताता पार्टी हूं, मिट जाएगी, लोकतंत्र आपकी में पार्टी मिट जनता जाएगी। मजबूत होती है। आप और मुझे लगता आप है दोषी हैं कि अगर आपने भारतीय जनता जनता के पार्टी निर्णयों आज का ही इतने अवलोकन तानाशाही करना छोड़ तरीके दिया से है। काम कर रही है, आपको इस तो बात उसकी की दोषी जानकारी कांग्रेस होनी पार्टी चाहिए। है। कांग्रेस पार्टी के 1988 के पापों बाद का भी भुगतान कांग्रेस भारतीय सत्ता में जनता रही कर रही है, है। भारत राजनीतिक के अनुभव लोग कर नहीं रहे है हैं। और ठीक है। राजनीतिक आपके इतिहास पापों को का गलत परिणाम है कि तरीके भारतीय से जनता उद्वेलित पार्टी करना ने बंद कर भारतीय दीजिए। जनता पार्टी को मुझे पता भारतीय है जनता ने आप विकल्प होकर किस श्रेणी में है। ठीक है, आपको ठीक है। मैं बताता मनोज हूं। पंडित अरे जी, जनाब सुनिए, ठीक है, ठीक है। प्रश्न किया उसका जवाब सुनिए। 1988 के बाद भी इस देश में कांग्रेस सत्ता में आई है। अरे और यार, सत्ता पार्टी में का कौन राष्ट्रीय आता है? अध्यक्ष कौन बना मुझे ये लगता है बताओ। लोकतंत्र को आप समझते संगठन ही में नहीं। तुम्हारे अरे लोकतंत्र है ना, जनाब, ठीक है, एक मिनट, भारत एक के मिनट, लोकतंत्र एक मिनट, में ठीक है, जनता ठीक है, ठीक है। नागरिक है और जनता ने अपने मनोज पंडित जी, जिन लोगों को ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, शांति के साथ, शांति के साथ, शांति के अपने घर साथ, में लोकतंत्र नहीं ठीक है। चाहिए। दिल्ली की तीस निकल रही है क्या? आराम से, आराम से। मनोज पंडित जी, जिस पार्टी को जनता ने चुन लिया है और वो सरकार में आ चुकी है, विधायकों को इधर उधर करके सरकार बनाना, ऐसा क्यों ना माना जाए कि उस राज्य की जनता की भावनाओं का हनन किया गया है? कहाँ विधायक इधर उधर कर दिए? पक्का? पल्लवी जी क्या बात कर रही हैं आप? पक्का? अरे क्या बात कर रही हैं कर्नाटक आप? में नहीं हुआ। ऐसे तो- नहीं, कांग्रेस ये सब- आप पर आरोप ये सब लगा रही है, आरोप- तिवारी अब जी कोई अपने बैठे मन हुए से आना हैं, चाहे तो कह कौन रोक रहे लेगा? हैं कि जोड़ तोड़ की पल्लवी राजनीति जी, करती सुन है तो लीजिए। और आप कह रहे नहीं हुआ। ये देश संविधान से चलता है। यहाँ हर एक आदमी स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। कोई बंधा हुआ मजदूर नहीं है किसी का। ठीक है। अगर हम किसी पार्टी से चुनाव लड़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं बंध गए। ठीक है, ये कानून है कि 1/3 लोग कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जनता का क्या, जिसने ये सोचा कि हाँ ठीक है मैं मनोज पंडित जी को अब सरकार में ला रहा हूं, लेकिन पता चलता है 1 साल बाद अरे मनोज पंडित जी तो अब है ही नहीं सरकार में, अब तो प्रदीप जी आ चुके हैं, उनका क्या? नहीं है जवाब। अब देखो जनता अब आप जनता ने जो सोच के वोट दिया, अभी क्या जनता ने सोच के दिया था ना, लेकिन वो हुआ नहीं। जनता ने तो सोच के ही बिठाया ना किसी। अब देखिए, जनता ने प्रधानमंत्री को सोच के ही नहीं बिठाया है केंद्र में। अब पता चले इधर उधर विधायक करके सरकार ही चेंज हो गई जा करके। मैं आपकी बात मानती हूँ, लोकतंत्र में इधर उधर जाने की सबको इजाजत है, लेकिन जनता का क्या, आप मुझे ये बताइए। अब देखो जनता का भाई, अब ठीक है, अब जनता इसमें तो कोई अब ये जो जिस संविधान देखो स्थिति क्या है, क्यों जवाब नहीं है भाई? आप ये बताइए, जो सोच के वोटिंग कर रहा है, अब किसान तो रोड पे बैठा है, तो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि भाई हमने तो देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया था, अब हमें थोड़ी पता है कृषि कानून ले आएंगे। तो वोट देने का अधिकार आपको है, आप वोट दीजिए। उसके बाद कानून बनाने का अधिकार सरकार को है। वो क्या कानून करेगा, बनाना वो और बात की बात सरकार है। चेंज हो जाना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। आप जवाब नहीं दे पाए। प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। प्रदीप जी, ठीक है, प्रदीप जी आखिरी सवाल आपसे, समय की भी कमी है, देखिए विश्लेषण कर दीजिए जरा सा कर्नाटका का। कर्नाटका का विश्लेषण ये है कि जनता ने मैंडेट जो दिया था उसको गलत तरीके से बीजेपी ने तोड़ा और मरोड़ा, और उसके बाद काफी लंबे समय तक या काफी लंबे समय के बाद जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया, वो जो है वो उस फैसले का सम्मान करना चाहिए और बीजेपी को अपनी गलती को मानना चाहिए, और सरकार किसी की भी बने वहां पर, बहुमत किसी का भी सिद्ध हो वहां पर, लेकिन जो कर्नाटका की महान जनता है उसका भला होना चाहिए। चलिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और इसी के साथ आज के लिए जवाब देना पड़ेगा मैं बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।